आखिर कोई चीज जीवित कैसे कहलाती है? मतलब वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन को असल में जीवन बनाती हैं और उसे बनाए रखती हैं? चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इन कुछ मुख्य विषयों को समझेंगे। इन्हें जीवन के स्तंभ भी कहा जा सकता है और इनसे ये पता चलेगा कि जीवित प्राणी असल में काम कैसे करते हैं। हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? क्या ये सिर्फ चलना या सांस लेना है, या फिर इससे भी कोई गहरी बात है? अक्सर हम दौड़ने या बढ़ने जैसी दिखने वाली गतियों को ही जीवन का प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन असली और सार्वभौमिक संकेत तो अदृश्य है। ये है आणविक स्तर पर, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाली लगातार गति। यही जीवन का सच्चा सार है। देखिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही बुनियादी चुनौती है, वो है डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था और क्षय के खिलाफ एक लगातार लड़ाई। पर्यावरण के असर से हमारी शरीर की जो संगठित संरचना है, वो हमेशा टूटने के खतरे में रहती है। तो इस समस्या का जैविक समाधान है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। ये असल में जीवित रहने का काम है। रख रखाव की वो प्रक्रिया है जो हम सोते समय भी हमें चलाए रखती हैं। अब कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना? और यही बात हमें जीवन के पहले स्तंभ यानी पोषण की ओर ले जाती है। ये वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव अपने शरीर के बाहर से ऊर्जा हासिल करता है। दुनिया में ऊर्जा हासिल करने की दो मुख्य रणनीतियां हैं। एक तरफ है स्वपोषी, जैसे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है विषमपोषी, जैसे हम इंसान, जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी होने के नाते इंसान भोजन को प्रयोग करने लायक अणुओं में तोड़ने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यह यात्रा मुंह में शुरू होती है, पेट के एसिड से होकर गुजरती है और छोटी आंत में जाकर खत्म होती है, जहां पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। तो ठीक है, ईंधन तो मिल गया, लेकिन सिर्फ ईंधन मिलना ही काफी नहीं है। हमें उस ईंधन को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में बदलना भी होगा। यहीं पर श्वसन की भूमिका आती है, जो हमारी चर्चा का दूसरा अहम स्तंभ है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पोषण से मिली ऊर्जा सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसे एक ऐसी करेंसी में बदलना होता है जिसे शरीर का हर हिस्सा इस्तेमाल कर सके। ग्लूकोज को तोड़ने के कई रास्ते हैं। जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो वायवीय श्वसन से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, और ऑक्सीजन के बिना अवायवीय श्वसन होता है, जैसा कि कभी-कभी हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान महसूस होता है। तो श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा एटीपी नाम के एक अणु में जमा हो जाती है। एटीपी को आप सेल्यूलर दुनिया की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। ये उन सभी गतिविधियों को शक्ति देती हैं जो हमें जीवित रखती हैं। तो अब हमारे पास ईंधन है और उसे ऊर्जा में बदलने का तरीका भी। अगला सवाल है, इस ऊर्जा को उन खरबों कोशिकाओं तक कैसे पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी जरूरत है? यह हमें हमारी चर्चा के तीसरे स्तंभ यानी परिवहन पर लाता है। जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प है कि अगर हमारा शरीर सिर्फ विसरण या डिफ्यूजन पर निर्भर होता तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक विशेष परिवहन प्रणाली की जरूरत क्यों है। और वो प्रणाली है हमारा परिसंचरण तंत्र। दिल एक शक्तिशाली पंप की तरह काम करता है, जो खून को धमनियों और नसों के एक विशाल नेटवर्क में धकेलता है। और इसी खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाती हैं। जानवरों के विपरीत पौधों में परिवहन के लिए 2 अलग-अलग प्रणालियां होती हैं। जाइलम पानी के लिए एक तरह का हाईवे है, और फ्लोएम भोजन के लिए। ये उनकी कम ऊर्जा जरूरतों और स्थिर जीवन शैली के हिसाब से एक बहुत ही कुशल डिजाइन है। हमारी चर्चा का अगला और आखिरी स्तंभ है वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, जीवन को बनाए रखने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं जिन्हें हटाना जरूरी है, और यहीं से शुरू होती है उत्सर्जन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। असल में ये अपशिष्ट पदार्थ सिर्फ बेकार ही नहीं होते, वे जहरीले भी हो सकते हैं। तो इनका शरीर में जमा होना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जीवित प्राणियों को इनसे छुटकारा पाने के लिए एक प्रणाली की जरूरत होती है। मनुष्यों में ये काम मुख्य रूप से गुर्दे करते हैं। ये अविश्वसनीय अंग हमारे खून को छानने के लिए लगातार काम करते हैं।
ये नेफ्रॉन नाम की लाखों छोटी इकाइयों का इस्तेमाल करके कचरे को हटाते हैं और ज़रूरी चीज़ों को वापस सोख लेते हैं। हमारे गुर्दे हर दिन लगभग 180 लीटर तरल पदार्थ छानते हैं। कमाल की बात है ना? और अच्छी बात यह है कि वे लगभग सब कुछ वापस सोख लेते हैं, जिससे केवल 1 या 2 लीटर मूत्र ही कचरे के रूप में बाहर निकलता है। अब तक हमने इन सभी प्रक्रियाओं को अलग अलग देखा है, लेकिन जीवन की असली सुंदरता इस बात में है कि वो एक जटिल सिम्फनी की तरह एक साथ कैसे काम करती हैं। हर प्रक्रिया दूसरी पर निर्भर है। पोषण के बिना श्वसन के लिए ईंधन नहीं होगा, श्वसन के बिना परिवहन के लिए ऊर्जा नहीं होगी, और परिवहन और उत्सर्जन के बिना कोशिकाएं मर जाएंगी। ये एक पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली है। यह उदाहरण पूरी बात का सार बहुत अच्छे से बताता है। जीवन अपने मूल में प्रबंधित आणविक गति की एक निरंतर स्थिति है। यह मरम्मत, रखरखाव और गति का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। और ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ देता है। वायरस, ये जीवन और निर्जीव के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। वे आणविक गति तभी दिखाते हैं जब वे किसी और की मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं। तो क्या वे जीवित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जीव विज्ञान की परिभाषा को ही चुनौती देता है।